हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के हमारे इस सेशन में जब जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। लगभग जिसको कह सकते हैं हम 400 के आसपास पहुँच चुके हैं, 405 सवाल हम देख चुके हैं, तो 406 नंबर सवाल पर हम बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों को एक नया आयाम, नया मोड़ दे रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है काबिले तारीफ है। आवश्यकता है तो अब मैक्सिमम उसकी कंटिन्यूटी को बना करके रखना, क्योंकि अक्टूबर एंड होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मोटे मोटे रूप से आपके पास लगभग 120 दिन का समय है। इसलिए अपनी तैयारियां शानदार तरीके से करने के लिए सभी विद्यार्थी जुटे रहें, मेहनत करें पूरे मनोयोग के साथ, पूरे तन मन के साथ। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 406 के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा 406। तो यहां देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। सूची 1 में रंध्र बंद करने वाले और परावर्तित प्रकार, पत्ती के आवरण बनाने वालों, वृद्धि अवरोध। इसका मतलब हम जब शुष्क खेती की बात करते हैं, ठीक है, शुष्क खेती की बात करते हैं तो शुष्क खेती के सिद्धांत है 2। एक है नमी संरक्षण का सिद्धांत, नमी संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब है कि हम किस प्रकार से हमारे सोइल की और हमारे क्रॉप्स की नमी को कंजर्व रख सकते हैं ताकि हमारे पौधों को पानी की आवश्यकता कम हो। देखो, हमें प्यास कब लगेगी? जब हमारे में पानी की कमी होगी। तो अगर हम पानी की कमी नहीं होने दें तो ये समस्या कम हो सकती। तो ऐसे ही हमारे क्रॉप से इवोपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, सोइल से और प्लांट से, अगर सोइल से पानी वाष्प बन करके निकलता है उसे इवोपोरेशन कहते हैं, और जो प्लांट से बन करके निकलता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, रोक पाते हैं, तो वो मृदा में नमी की कमी का संरक्षण सिद्धांत है। तो यहाँ पर बहुत से, जैसे आपके पलवार करना, मल्चिंग करना, गर्मियों में गहरी जुताई करना, ठीक है, ये सारे के सारे मृदा नमी के संरक्षण, कार्बनिक पदार्थों को मिलाना, सब ठीक है, ये सारे के सारे। एक है केमिकल मेथड्स, तो केमिकल्स के माध्यम से नमी के संरक्षण को, तो पहला स्टोमेटा क्लोज। तो ये क्या करते हैं, आपके रंध्रों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा एक होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है ये क्या करता है, स्टोमेटा जो होती है हमारी, उस स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। ये ध्यान विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक। कई बार बोलते विद्यार्थी सर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एसिड नहीं होता, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये मैं बता दूं कि ये एक फंजीसाइड है। इसी के साथ अगर आप एट्राजिन भी यूज कर लेंगे तो वो भी होता है, CO2 भी होता है, एब्सिसिक एसिड भी होता है, और साथ में ही ये ध्यान रखना जो ये नहीं होता मोम युक्त पदार्थ, ठीक है, तो वो भी होते हैं। तो यहाँ पर साइकोसेल नहीं है, मोबेलिप, केओलिन और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। इसका नाम लिख लेना आपके, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो यहां पर स्टोमेटा क्लोजिंग, तो ये तो हो गया। फिर एक परावर्तन, रिफ्लेक्शन है। तो आपने सुना होगा एक केओलिन होता है, एक चूना। तो केओलिन और चूना ये दोनों के दोनों जिसको कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पदार्थ है, इनमें कैल्शियम पाया था। तो इसका क्या है, घोल बना करके इनके घोल का क्या कर देते हैं, लेप करते हैं, घोल का लेप किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर केओलिन ये रहा। पत्ती पर फिल्म कोटिंग, तो फिल्म कोटिंग जो बनाता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मोम लिख दिया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें लीप कवरिंग, मोम बनाना, तो एक फंजीसाइड होता है हेक्साडीकेनोल, हेक्साडीकेनोल। इसी में एक होता है मोबेलिप, मोबेलिप। इसी में होता है सिलिका, सिलिकॉन जो होता है। इसी में होता है आपके वैक्स और मोम युक्त पदार्थ।
तो ये सारे क्या करते हैं, पत्ती पर आवरण बना लेते हैं। वर्दी अवरोधक में साइकोसेल जो होता है, एनुअल जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नंबर 1 में 4, ए में 4, ये दोनों में से कोई सा एक होगा, तो ये तो खत्म हो गया आंसर आपके। फिर देखिएगा रिफ्लेक्टिव में केओलिन, ये 3, 2 और डी में 1, ठीक। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत अच्छा। अब दूसरा आता है, इसमें एक सिद्धांत आता है फसल प्रबंधन का सिद्धांत। फसल प्रबंधन में क्या होता है, समय पर बुआई करना, बुआई का जिसको कह सकते तरीका सही हो, आपकी R/P ठीक हो, बीज दर जिसको कह सकते 10 से 15% कम हो, पौधों की संख्या 10 से 15% ज्यादा, आपके जिसको कह सकते हैं बीज दर ज्यादा रखी जाए 10 से 15% और पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखी जाए, ये आपको विशेष रूप से देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी है। अगला देखो, संकर मक्का प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी मीटर में तथा अलसी में प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत का सही संयोजन क्या है। देखो आजकल एक ही क्वेश्चन में कई चीजें मिलाकर के पूछते हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा, कम से कम सवालों में पूरा सिलेबस कैसे हो, ठीक है। तो इसका अच्छा तरीका देखो, इसे सवाल में देखने को मिला, सवाल एक है लेकिन यहाँ पर कई चीजें, जैसे संकर मक्का प्रमाणित बीज उत्पादन न्यूनतम पृथक्करण दूरी क्या है वो पूछ लिया, फिर अलसी में प्रोटीन की मात्रा, तो अलसी भी पता होना चाहिए, आपको हाइब्रिड भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो संकर मक्का प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए, तो संकर मक्का में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए बीज कौन सा उत्पादित कर रहे हो, प्रमाणित, ये ध्यान रखना आपको। तो संकर मक्का, ठीक है। तो संकर मक्का जो होती है उसमें 600 और 300 ये होती है संकर मक्का में। और तो यहां पर देखो 400 मीटर गलत, 200 1000, तो ये 300 आपके यहां पर। फिर अब यहां पर ये वाला गलत है, प्रोटीन। अलसी में 36% प्रोटीन और 36% ही तेल होता है, ये ध्यान रखना, इसको सही कर लेना आपके, ठीक है। तो इसमें 36% ही प्रोटीन और 36% ही तेल। अलसी, तो अलसी में 26% आपके, सॉरी ये 36% ऑयल और 36% ही, 37% के आसपास, इसमें 36% के आसपास ये दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक। एक संकर बाजरा और याद रखना आप, संकर बाजरे में 1000 और जैसे 400, तो इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है वो होती क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक शुद्धता के लिए, पृथक्करण दूरी, किसके लिए पूछ रहा है ये, संकर मक्का प्रमाणित बीज के लिए। चलो एक बार देखो, इसमें गड़बड़ तो नहीं है ना कोई, एक मिनट देखो, दोबारा पढ़ेंगे इसको। आनुवांशिक शुद्धता के लिए क्या कह रहा है, संकर मक्का ये रही और उसमें प्रमाणित बीज 600 और 300, ठीक है। और नॉर्मल पूछता तो फिर कितना बताते, 400 और 200। देशी या संकुल, देशी या वो पूछता संकुल तो कितना बताते, उसमें 200, आपके 400 और 200 बता देते, ठीक है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं, डी राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल परसेंटेज का ध्यान रखना इसमें, प्रोटीन चेंज की। और अलसी में ध्यान रखना कि अलसी से रेशा भी प्राप्त होता है और अलसी से ऑयल भी प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि एक किसान अपनी 1 हेक्टेयर भूमि में बैंगन की साधारण किस्मों का रोपण करना चाहता है तो उसे आवश्यक नर्सरी वर्ग मीटर में और बीज दर कितना काम में लिया जाना चाहिए। तो देखिएगा, इफ ए फार्मर वांट्स टू प्लांट ऑर्डिनरी वेराइटीज ऑफ ब्रिंजल इन 1 हेक्टेयर लैंड, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड नर्सरी एरिया, स्क्वायर एंड सीड रेट।
अब देखो ये सवाल आपका काम कर देगा। अब जो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर नर्सरी की डिस्टेंस, तो मैं हमेशा कहता हूं कि नर्सरी में दो ही दूरियां होती है सभी सब्जियों में, 200 से 250 वर्ग मीटर और प्याज में 500 वर्ग मीटर। और मैं ये भी कहता हूं कि जब ऑप्शन में दोनों में से कोई एक प्रेजेंट नहीं हो तो बचा हुआ आंसर, देखो सबसे विश्वसनीय डिस्टेंस होती है 200 से 250 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपके सभी सब्जियों में, बाकी 500 वर्ग मीटर जो बच गई वो आपके प्याज में। ठीक है, अब इस सवाल में ऐसा विवाद नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके क्लास 11th की बुक है, एक ही जगह मेंशन किया हुआ उसमें नर्सरी की दूरी। ठीक है, और वो भी नर्सरी वाला जो भाग है उसमें दे रखी है उसने। तो यहां पर जो नर्सरी की दूरी है ब्रिंजल में पूछी है, तो ब्रिंजल में क्या होता है बैंगन टमाटर के बाद में, तो वहां टमाटर में 100 से 125 दे रखी है, वैसे होती कितनी है 200 से 250 वर्ग मीटर, तो 125 के बाद 150 हो गया, तो 125 से 150 और लगभग आधा केजी बीज होगा, ये ध्यान रखना। अगर इसी में संकर लिख देता हाइब्रिड तो हम क्या कर लेते 150 से 200। नर्सरी की डिस्टेंस उतनी ही, लेकिन ये संकर ब्रिंजल बैंगन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है जो फसल के उत्पत्ति स्थान को ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को लेकर के, तो ओरिजिन के बारे में, ओरिजिन का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत की, तो उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में ये याद रखना कि उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में वेविलोव ने बताया था। किसने बताया था, वेविलोव ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड शोइंग द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अलसी अफगानिस्तान में, रिजका ईरान में, बरसीम सीरिया में और मेथी यूरोप में। इनमें से कौन सा जिसको कह सकते हैं सुमेलित नहीं है, आपको यही बताना है, और वो भी ओरिजिन को लेकर के बात की गई है, ये ध्यान रखना आप। बताओ देखिए, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अलसी बिल्कुल सही है। ऐसे अलसी अफगानिस्तान वाला, मध्य एशिया वाला क्षेत्र, रिजका ईरान में, बरसीम सीरिया ईरान भूमध्य सागर मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, मेथी यूरोप में जिसको कह सकते हैं आपके। अब देखो अगर यहां पर देखा जाए तो ये चारों के चारों सुमेलित हैं। ठीक है, उत्पत्ति की सूची में चारों को चारों सुमेलित है, ये ध्यान रखना आपको, उत्पत्ति के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो। लेकिन मेथी के बारे में कई बार जैसे पश्चिमी यूरोप भी आ जाता है। ठीक है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो वहां पर कई बार ये देख लिया जाता है। तो इसमें से ये आपका थोड़ा सा, बाकी तो इस सवाल में चारों के चारों, लेकिन इसमें थोड़ा सा कई बार हम एशिया महाद्वीप भी देख लेते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा इनमें से बेटर विकल्प देखे तो ये, बाकी तो जिसको कह सकते हैं ये सवाल थोड़ा सा वैसा है। ठीक है, स्टेटमेंट इस प्रकार के सवाल एनिमल हस्बेंड्री में देखे जाते हैं आजकल आपके। गाय की किस नस्ल को अजमेरी रेंडा के नाम से जाना जाता है और उसकी एक विशिष्ट शारीरिक विशेषता क्या है। कांकरेज ललाट उभरा हुआ और सींग अर्धचंद्राकार नहीं होते। गिर ललाट उभरा हुआ और सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। साहिवाल ललाट उभरी हुई और सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। मेवाती औसत दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात।
अजमेरी नस्ल जो अजमेरी रेंडा है उसके बारे में बताना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो गिर गाय है, ठीक, गिर गाय जो है उस गिर गाय को हम अजमेरी रेंडा भी कह देते हैं, ठीक है, अजमेरी रेंडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कांकरेज ललाट उभरी हुई, सींग अर्धचंद्राकार नहीं है। गिर जिसका ललाट उभरा हुआ होता है और सींग जिसको कह सकते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं, ये ध्यान रखना आप, उसके सींग अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं आपके। तो यहाँ पर एक मेवाती है और एक मालवी है, तो ध्यान रखना, मालवी माल लेकर के ढोती है, तो ये मालवाहक है, भारवाहक बोलते हैं ना उसको। मेवाती, तो मेवाती क्या देती है, मेवा देती है, इसका मतलब ये दूधारू है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर गिर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र द्विवर्षीय है और इसमें सम्मिलित फसलों की बुआई की ऋतुओं का सही क्रम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल्स इज ए 2-year साइकिल एंड व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सोइंग सीजन्स ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व्ड। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र द्विवर्षीय है और इसमें सम्मिलित फसलों की बुआई की ऋतुओं का सही क्रम। मक्का और गेहूं खरीफ और रबी, गेहूं पड़त और लाही, ये कैसा है, रबी की फसल है, पड़त है, और लाही जिसको कह सकते हैं रबी में देखी जाती है। मक्का, लाही और गेहूं ये खरीफ, रबी और रबी। मक्का, गेहूं, गन्ना खरीफ, रबी और एक वर्षीय। अब यहाँ पर जिसको कह सकते हैं आपको ये बताना है कि इनमें से सही सीक्वेंस कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन सा फसल चक्र द्विवर्षीय है ये बताना है। देखिएगा, फसल चक्र जो होते हैं वो विशेष रूप से एक वर्षीय। हम जब फसल चक्र की बात करते हैं तो फसल चक्र में आपको एक तो दिखाई देता हो एक वर्षीय, एक होता द्विवर्षीय, ठीक, एक होता द्विवर्षीय और एक त्रिवर्षीय जिसको कह सकते हैं आपके, ठीक है, ये दिखाई देते त्रिवर्षीय। तो अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में सम्मिलित में बुआई का सही क्रम क्या है। तो बाकी तो सही है सभी, मक्का और गेहूं एक वर्षीय है, ये एक वर्षीय। गेहूं पड़त और लाही, ये लाही कम समय में हो जाएगी, ये भी एक वर्ष, ये भी। लेकिन यहाँ पर देखो मक्का और गेहूं ये तो एक वर्षीय हो गया खुद ही, और गन्ना साफ साफ दे रखा था, इसका मतलब द्विवर्षीय। तो इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, फसलों की संख्या 3, 2 गुणा 100, 150%, कितनी 150। अच्छा देखो एक बार चेक आप, चले आगे देखिए। यहाँ पर वायुमंडल और मृदा में CO2 और आर्गन के परसेंटेज की तुलना करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और वायुमंडल में जो ऑर्गन पाई जाती है वो, उसके साथ कंपेयर करना हमारे किसको, सोइल को। तो कंपेयरिंग द परसेंटेज ऑफ CO2 एंड आर्गन इन द एटमोस्फियर एंड द सोइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मृदा में इसके प्रतिशत से अधिक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज मृदा में इसके परसेंटेज से अधिक होता है, जबकि मृदा में CO2 की उपस्थिति 0.25 से 0.3% होती है। वायुमंडल में O2 की मात्रा, वायुमंडल में O2 की ऑक्सीजन की मात्रा 20.95 का परसेंटेज और मृदा में इसके प्रतिशत 20.60 से अधिक है, और CO2 मृदा में अनुपस्थित है। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन CO2 मृदा में अनुपस्थित नहीं होती है, लेकिन वायुमंडल से 10 गुना ज्यादा। वायुमंडल में ऑर्गन का परसेंटेज 0.93, मृदा में इसका परसेंटेज 0.25 है, तो आपके और CO2
तो ये गलत है, मर्दा में ऑर्गन पाया नहीं जाता, निष्क्रिय गैसेज वायुमंडल में देखी जाती है। वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज 2, ठीक है, तो ये गलत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है आपके, वायुमंडल में अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा देखोगे तो लगभग जिसको कह सकते हैं आपके, ठीक है, यहां अगर देखोगे हाँ चलो कौन सा कथन सत्य, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, ठीक है, अच्छा पहली लाइन गलत होगी ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो वायुमंडल में तो होती है लगभग 78%, मर्दा में इसके प्रतिशत से अधिक होता है, गलत हो गया भैया ना, ये वाला स्टेटमेंट दोबारा ही देखना पड़ेगा अपने। फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95 सही है का प्रतिशत, मर्दा में इसके प्रतिशत, मर्दा में भी सही से अधिक है, ये ठीक है। और CO2 मर्दा में अनुपस्थित है। CO2 मर्दा में अनुपस्थित कैसे हो सकते हैं, मर्दा में तो CO2 कितना पाया जाता है, 0.030% होता है, दोबारा देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, ये भी गलत है। वायुमंडल में ऑर्गन का परसेंटेज, ये ठीक है, मर्दा में इसके प्रतिशत, मर्दा में तो पाया नहीं जाता, और CO2 मर्दा में 0.03%, ये भी गलत है। वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज, प्रतिशत के परसेंटेज, CO2 इतना है ही नहीं, कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सत्य पूछना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, मर्दा में इसके प्रतिशत से अधिक है, गलत है। मर्दा में जिसको कह सकते हैं 79% है, उसमें गलत, जबकि CO2 भी जिसको कह सकते हैं 0.3% होता है। ऑक्सीजन 20%, मर्दा के इसके परसेंट 20.60 से अधिक है, ठीक है। और CO2 अनुपात, तो CO2 दोनों जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आपके इनमें से कोई सा नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर हम बात कर लेते हैं CO2, तो CO2 वायुमंडल में जो होता है वो ज्यादा होता है मर्दा की तुलना में। साथ में ही बात कर ले N, तो N जो होता है वो वायुमंडल में क्या होगा, कम, और मर्दा में ज्यादा, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। पहले एक बार कल वाले सवाल, कल वाले में पढ़ता है था कि यहाँ पर CO2 यहाँ पर 0.03% और यहाँ पर 0.3% होता है। यहाँ नाइट्रोजन 78% है, यहाँ 79% है, मोटे मोटे, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। अगला सवाल, दिए गए कीट या रोग और नियंत्रण विधि के संयोजन को देखते हुए सही मिलान क्या है और यह किस फसल से संबंधित है। Considering the given combination of pest, disease and control method, what is the correct match and which crop is it related to? दिए गए कीट और रोग और नियंत्रण विधि के संयोजन को देखते हुए सही मिलान क्या है और यह किस फसल से संबंधित है। दिए गए कीट, रोग और नियंत्रण विधि के संयोजन को देखते हैं। थ्रिप्स के लिए थायोमेथोक्सिन 0.5 ग्राम लीटर, पीलिया रोग में गंधक का तेजाब, थ्रिप्स में या थ्रिप्स के लिए नीले चिपचिपे पास का उपयोग, और लहसुन, या B और C दोनों जिसको कह सकते हैं। ये कुछ जिसको कह सकते हैं हमारी पेस्ट है, पेस्ट के कंट्रोल के लिए कुछ मेथड्स बताएं तो इनमें क्या होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको बताना है, तो पीलिया रोग में हम तेजाब का प्रयोग कर लेते हैं, ये तो सही है, और थ्रिप्स में नीले चिपचिपे जो होते हैं उनमें उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपके, ठीक है, B और C जिसको कह सकते हैं आपके, दोनों के दोनों जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पॉइंट 1%, ठीक है। थ्रिप्स में थायोमेथोक्सिन, ठीक है, तो ये केमिकल कंट्रोल जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ये दो
ठीक है। इसमें कंट्रोल तो भाई वो थ्रिप्स है, तो इसमें थायोमिथोक्सिन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। रासायनिक कंट्रोल करना हो तो अगला देख लो। क्वालिटी प्रोटीन मक्का के जनक, धान की सीधी बुआई वाली किस्म और यहां पर के छिड़काव की सही सांद्रता का। व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर ऑफ क्वालिटी प्रोटीन? तो फादर ऑफ क्वालिटी प्रोटीन जिसको कह सकते क्या है, एस के वसल साहब है, बाला और 0.1%। ठीक है, बाला सीधी बुआई के लिए यूज होता ही है, आपको पता है। तो बी जिसको कह सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाला जिसको कह सकते हैं इसको सीधा हम बुआई के लिए प्रयोग कर लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, भैंस की नीली रावी नस्ल और गाय की गीर नस्ल की विशेषता। भैंस की नीली रावी और गाय की गीर नस्ल की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। नीली रावी को पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी आंखों का रंग कजरी भूरा बिल्ली जैसा होता है। सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, पंचकल्याणी कहते हैं और इसे म्याऊ म्याऊ भी कह देते हैं, क्योंकि कजरारे तेरे नैना, तो बिल्ली जैसी आंखें हैं। गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र गिर वन से माना जाता है। ये सही है, गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल गुजरात काठियावाड़ गिर क्षेत्र है। नीली रावी का नाम सतलज और रावी नदी के नीले रंग के कारण रखा गया था और इसका रंग मुर्रा से अधिक काला होता। तो मुर्रा से अधिक तो कोई काला होती नहीं है, जेड ब्लैक होती है। तो गिर गाय को राजस्थान में अजमेरी रेंडा कहते हैं और इसे ललाट उभरा हुआ सिंह अर्धचंद्राकार, ये भी ठीक है। तो ये वाला कथन जो है सही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये आज का सेशन था। अब दिवाली का जो ऑफर है उसमें आपके पास कुछ ही समय शेष है। तो दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक है। एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट, अतिरिक्त रूप से 13% का और डिस्काउंट मिलेगा यूसी 13 कूपन कोड यूज करने पर टॉप कोर्सेज पर। साथ में ही आपको मिलेगी एग्जाम तक की वैलिडिटी। जो विद्यार्थी इन ऑफर पीरियड में कोर्स को परचेज करेगा उनको मिलेगा 100% फीस वापस, से ध्यान रखना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जो जयपुर क्लासरूम बैच है उसकी फीस 3700 है, प्राइम की 5400 है। जोधपुर से है उसकी स्टैंडर्ड की फीस 3700 है, प्राइम की फीस 5400 है। साथ में जेट फाउंडेशन का जो 2.0 बैच है उसमें स्टैंडर्ड की फीस 3800 है, प्राइम की 5400। 12th प्लस जेट का जो बैच है उसमें प्राइम की फीस है आपके पास 6500 रुपये, स्टैंडर्ड की फीस है 4900। जेट में यानी 12th भी मिलेगा इसमें और साथ में जेट भी मिलेगा। साथ में राजस्थान वेटनरी ऑफिसर क्रेश कोर्स, तो स्टैंडर्ड की फीस है यहाँ पर 5500 रुपये और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच है यहाँ पर 7000 रुपये की आपकी। आरपीटी फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की फीस है यहाँ पर 4600 रुपये और प्राइम की है 6100 रुपये। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की फीस 2800 रुपये और प्राइम की है 4100 रुपये आपके पास। ठीक है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापैक, स्टैंडर्ड की फीस है 5000 रुपये और यहाँ पर प्राइम की 7600 रुपये। एग्रीकल्चर मास्टर पास, स्टैंडर्ड की फीस है 5500 रुपये और टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल अप टू 90% तक की। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।